हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम करेंगे एक इम्पोर्टेंट थ्योरम, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। तो सबसे पहले डेफिनेशन है मोनोटोनिक सीक्वेंसेस। मोनोटोनिक सीक्वेंसेस क्या होती हैं? ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। कोई भी सीक्वेंस अगर आपके पास है ए एन, तो उसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कब कहेंगे? इफ़ ए एन प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर ए एन प्लस वन की वैल्यू ए एन से या तो बड़ी रहे या फिर इक्वल हो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इस टाइप की जो सीक्वेंस होगी उसको क्या बोलेंगे? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ये सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। कोई सीक्वेंस ए एन को मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कब बोलेंगे? इफ़ ए एन प्लस वन इज लेस देन इक्वल्स टू ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर ए एन प्लस वन की वैल्यू ए एन से क्या रहे, या तो लेस रहे या इक्वल रहे, तो इस टाइप की सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। उसी तरह से फिर इसके बाद डेफिनेशन है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। जब यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड यूज़ करेगा तो वहाँ पे हम इक्वल टू का सिंबल हटा देंगे। वहाँ पे क्या रहेगा? ए एन प्लस वन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो वैसे ही स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस में क्या होता है? ए एन प्लस वन की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब इन चार टाइप के हम एग्जांपल्स देखेंगे। पहले ये सीक्वेंस लिखी हुई है 1 1 2 2 3 3। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो सेकेंड टर्म के क्या है? इक्वल है। ठीक है, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म के इक्वल है। अगर हम इसको बोलेंगे तो ए वन इज लेस देन इक्वल्स टू ए टू। ठीक है, ए वन लेस देन नहीं है ए टू से, पर इक्वल है। उसके बाद ए टू इज लेस देन इक्वल्स टू ए थ्री। ए थ्री इज लेस देन इक्वल्स टू ए फोर। ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंस की टर्म है। तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस लिखी हुई है, ये किस टाइप की सीक्वेंस बनेगी? ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगी। ठीक है, और जो ये सीक्वेंस लिखी हुई है एन मतलब नेचुरल नंबर की सीक्वेंस, तो 1 2 3 4, इस टाइप की जो ये सीक्वेंस बनेगी, इसमें सारी टर्में कैसे हैं? हर अगली टर्म पिछली टर्म से ग्रेटर देन है, इक्वल टू का सिंबल नहीं है यहाँ पे। तो ये जो सीक्वेंस है किस टाइप की सीक्वेंस है? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। वैसे ही एन स्केयर को जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1 का स्केयर 1, 2 स्केयर 4, 3 स्केयर 9, 4 स्केयर 16। तो ये जो सीक्वेंस यहाँ पे बनेगी, ये किस टाइप की सीक्वेंस बनेगी? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब जो ये सीक्वेंस लिखी हुई है 1 1 1/2 1/2, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो सीक्वेंस की टर्म्स है वो छोटी होती जा रही है या इक्वल हो रही है पहले वाली टर्म से। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस लिखी हुई है ए वन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए टू। ठीक है, और ए टू इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए थ्री इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए फोर। तो इसी तरीके से सीक्वेंस की बाकी की सारी टर्म्स लिखी हुई हैं। तो ये जो सीक्वेंस लिखी हुई है, ये किस टाइप की सीक्वेंस बनेगी? ए एन प्लस वन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एन, नहीं, ए एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एन प्लस वन। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस बनेगी, ये किस टाइप की सीक्वेंस बनेगी? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। पर जो यहाँ पे सीक्वेंस लिखी हुई है 1/n 1/n स्केयर 1/n क्यूब, ये सारी सीक्वेंसेस कैसी हैं? ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि जब आप 1/n को लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हर अगली टर्म पिछली टर्म से छोटी है ना? तो ए एन की वैल्यू बड़ी है ए एन प्लस वन से, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, इक्वल टू का भी सिंबल नहीं है। तो ये जो सीक्वेंसेस थी चार टाइप की, इनको बोलते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंसेस। ठीक है, अब हम करेंगे मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। अब हम करेंगे मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, स्टेटमेंट है थ्योरम की। ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड अबव इज़ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कि अगर आपके पास कोई भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस बाउंडेड अबव है, तो वो पक्का कन्वर्जेंट सीक्वेंस रहेगी। ठीक है, और वो किस पे कन्वर्ज करेगी? वो अपने लीस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो हम इसका प्रूफ करेंगे। हमारे पास एक सीक्वेंस होगी जो कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी और साथ में बाउंडेड अबव सीक्वेंस होगी। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए एन बी ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड इट इज़ बाउंडेड अबव। हमने लेट कर लिया, हमारे पास एक सीक्वेंस है ए एन
जो कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और ये बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। ठीक है, अब हमें पता बाउंडेड सीक्वेंस जो होती है उनका रेंज सेट बाउंडेड होता है। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका रेंज सेट बाउंडेड होगा। तो हम एन सीक्वेंस का रेंज सेट लिखते हैं। लेट एस इक्वल्स टू A1 A2 अप टू AN एंड सो ऑन इज द रेंज सेट। हमने क्या मान लिया, ये एस जो सेट बनाया है ये रेंज सेट है ऑफ द सीक्वेंस AN। ठीक है, तो अब सीक्वेंस बाउंडेड है तो इसका मतलब रेंज सेट बाउंडेड होगा। ठीक है, सिंस सीक्वेंस इज बाउंडेड सो सेट एस इज बाउंडेड। ठीक है, तो देयरफॉर सेट एस इज बाउंडेड सेट। क्लियरली एस इज नॉट इक्वल्स टू फाई। एस एम्प्टी सेट नहीं होगा। ये ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमारे पास जो सीक्वेंस है उसके अंदर टर्म्स तो जरूर होंगी, है ना। सीक्वेंस में A1 A2 A3 इन प्लेसेस पे टर्म्स तो लिखी होंगी, और वही टर्म्स हम कहाँ पे लिखते हैं, सेट के अंदर लिखते हैं। अगर कोई टर्म वहाँ पे 2 बार लिखी हुई है, सेम वैल्यू 2 बार रिपीट कर रही है, तो सेट में 1 बार लिख देंगे, बस इतना सही फ़र्क होता है। ठीक है, तो सेट के अंदर एलिमेंट्स तो आएंगे, भले ही एक एलिमेंट क्यों ना आए, पर एलिमेंट जरूर होगा सेट के अंदर। ठीक है, अगर वहाँ पे सीक्वेंस में एक टर्म हर बार एक ही टर्म लिख दे, सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस अगर है AN, ठीक है, वो भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस और बाउंडेड अबव भी है वो। ठीक है, तो उसके भी रेंज सेट को अगर आप लिखोगे तो वो भी एम्प्टी नहीं रहेगा, उसमें भी एक एलिमेंट तो एटलीस्ट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सेट एस इज नॉट इक्वल टू फाई। तो यहाँ हमें 2 चीज़ें मिली हैं, सेट एस बाउंडेड है, साथ में एस नॉट इक्वल टू फाई है। तो हमने पहले कंप्लीटनेस एक्सियोम पढ़ी है, तो बाई कंप्लीटनेस एक्सियोम एस हैज़ लीस्ट अपर बाउंड। तो एस का हमें क्या मिलेगा, लीस्ट अपर बाउंड मिलेगा, किसमें, रियल नंबर के सेट के अंदर। ठीक है, तो सेट एस का कोई ना कोई लीस्ट अपर बाउंड जरूर होगा। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट यू बी द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस। हमने क्या लेट कर लिया, यू क्या है, सेट एस का लीस्ट अपर बाउंड है। ठीक है, अब यू लीस्ट अपर बाउंड है तो इसका मतलब क्या है, सेट एस का हर एलिमेंट यू से क्या रहेगा, लेस देन इक्वल रहेगा। दिस इंप्लाइज AN इज लेस देन इक्वल्स टू यू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सेट एस का हर एलिमेंट क्या रहेगा, यू से लेस देन इक्वल रहेगा। तो यहाँ से हमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला है, AN की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन इक्वल्स टू यू रहेगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब लीस्ट अपर बाउंड है तो इसका मतलब क्या होता है, यू से छोटा नंबर कोई भी अपर बाउंड नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो डेफिनेशन क्या होती है लीस्ट अपर बाउंड की, फॉर गिवन एप्साइलन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच डैट u माइनस एप्साइलन इज लेस देन am। ठीक है, तो क्योंकि हमने ऐसे m बिलोंग्स टू n क्यों लिखा, वैसे तो लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या होती है, अगर कोई नंबर लीस्ट अपर बाउंड है तो उसका मतलब क्या है, अगर आप उस नंबर, जैसे यू लिस्ट अपर बाउंड था तो आपने यू में से अगर थोड़ी सी भी पॉजिटिव क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किया, एप्सिलॉन क्या है, 0 से बड़ा कोई भी नंबर है, तो 0 से बड़ा कुछ भी हो अगर आप उसको लिस्ट अपर बाउंड में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो जो नंबर मिलेगा यू माइनस एप्सिलॉन करके, ये नंबर अब अपर बाउंड नहीं बनेगा सेट का, सेट एस का। ठीक है, तो सेट एस का अपर बाउंड नहीं बनने का मतलब क्या है, सेट एस के अंदर इस यू माइनस एप्सिलॉन से बड़ा कोई एक एलिमेंट तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो AM हमें कहाँ मिलेगा, सेट एस के अंदर मिलेगा। अब सेट एस के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो क्या है, वो सीक्वेंस की ही टर्म्स लिखी हुई हैं। अब सीक्वेंस के अंदर कोई भी अगर टर्म है तो उसका कोई ना कोई प्लेस तो जरूर होगा। ठीक है, तो वो प्लेस को हम, अब सीक्वेंस की टर्म हमें सेट के अंदर मिली जो कि यू माइनस एप्सिलॉन से बड़ी है, तो उस टर्म का कुछ ना कुछ तो प्लेस जरूर रहा होगा। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमें एक प्लेस मिल गया, नेचुरल नंबर मिल गया कि उस प्लेस की जो टर्म है वो यू माइनस एप्सिलॉन से क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। ठीक है, हमने लिस्ट अपर बाउंड की ही डेफिनेशन लगाई है यहाँ पे, बस थोड़ा सा सीक्वेंस को ध्यान में रख के लगाई है। ठीक है, तो यू माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन AM। अब हमारे पास जो सीक्वेंस है वो कैसी सीक्वेंस है, वो तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो हम लिखेंगे सिंस AN इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग,
क्योंकि ए एन कैसी सीक्वेंस है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी टर्म उसकी उठाओगे सीक्वेंस की, तो उसके बाद की सारी टर्में उस टर्म से ग्रेटर देन या इक्वल होंगी। तो देयरफॉर ए एम इज लेस देन इक्वल्स टू ए एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। ठीक है, तो कोई भी अगर आपने टर्म उठाई सीक्वेंस से, जैसे हमने उठा ली ए एम, तो ए एम के बाद की जितनी भी टर्में हैं, ए एम के बाद का मतलब क्या है, एम से बड़े अगर हम यहाँ पे ए के नीचे नंबर रखेंगे तो वो जितनी भी टर्में मिलेंगी एन की वैल्यू जब जब एम से बड़ी या बराबर रहेगी, वो सारी टर्में ए एम से क्या रहेंगी, ग्रेटर देन इक्वल रहेंगी। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि सीक्वेंस कैसी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या है, इससे छोटी है, और ए एम किससे बड़ा, यू माइनस एप्साइलन से बड़ा। तो हम इन दोनों की हेल्प से क्या लिख सकते हैं, यू माइनस एप्साइलन इज लेस देन ए एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। ठीक है, तो अगर हम एन की वैल्यू एम या उससे बड़ी ले, तो वो वैल्यू यू माइनस एप्साइलन से सारी की सारी वैल्यूज़ क्या आएंगी, बड़ी आएंगी। ठीक है, अब हमारा जो यू था वो क्या था, लीस्ट अपर बाउंड था। सिंस u is least upper bound, this implies u plus epsilon is also an upper bound। तो अब अगर हमारे पास एक भी अपर बाउंड मिल जाए, ठीक है, तो हम उसमें अगर कुछ नंबर ऐड करेंगे पॉजिटिव क्वांटिटी, तो वो जो नंबर मिलेगा ऐड करने के बाद वो भी क्या बनेगा, उस सेट का अपर बाउंड बनेगा। तो सिंस यू इज लीस्ट अपर बाउंड, दिस इंप्लाइज यू प्लस एप्साइलन इज ऑल्सो एन अपर बाउंड ऑफ एस। तो ये भी क्या रहेगा, एस का अपर बाउंड रहेगा। ठीक है, अपर बाउंड का मतलब क्या, सेट एस के सारे एलिमेंट इससे क्या रहेंगे, लेस देन या इक्वल रहेंगे। दिस इंप्लाइज ए एन इज लेस देन इक्वल्स टू यू प्लस एप्साइलन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेट एस के एलिमेंट्स को हमने ए एन से डिनोट कर रखा है, तो सेट एस के सारे एलिमेंट मतलब ए एन लेस देन इक्वल्स टू रहेंगे किससे, यू प्लस एप्साइलन से रहेंगे। वैसे यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे खाली क्या आएगा, लेस देन आएगा। ठीक है, क्योंकि यू सबसे छोटा अपर बाउंड था, बाकी सारे तो उससे, अब यू प्लस एप्साइलन तो उससे बड़ा अपर बाउंड बन गया, तो वो इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे लेस देन आएगा। ठीक है, तो हम इसकी हेल्प से क्या बोल सकते हैं, देखो ये जो रिजल्ट यहाँ पे लिखा है ये सभी नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड करता है। ठीक है, जैसे अब नेचुरल नंबर में अगर लिखूँ 1 2 3 एम, ठीक है, एम एम प्लस 1 एंड सो ऑन, ये जो रिजल्ट यहाँ पे लिखा है ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करता है। तो मैं अगर बोलूँ कि मैं यहाँ पे जो नेचुरल नंबर लूँगा वो एम से बड़ा लूँगा, तो भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए एन इज लेस देन यू प्लस एप्साइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। अगर m या m से बड़े नेचुरल नंबर यहाँ पे रखे जाएंगे n की जगह, तब भी उनकी वैल्यूज़ क्या आएगी, u प्लस एप्साइलन से छोटी ही आएगा, क्योंकि ये तो हर एक नेचुरल नंबर के लिए छोटा हो रहा है u प्लस एप्साइलन से। ठीक है, तो एक तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बनी है, ए एन इज़ लेस देन यू प्लस एप्साइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। और एक ये वाली जो इक्वेशन बनी है यहाँ पे, u माइनस एप्साइलन इज लेस देन ए एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। तो इनको जब हम एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, u माइनस एप्साइलन इज लेस देन ए एन इज लेस देन यू प्लस एप्साइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। ठीक है, अब सारे में क्या करो, u माइनस कर दो, माइनस एप्साइलन ए एन माइनस यू इज लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं ए एन माइनस यू का मोड इज लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, क्योंकि जब हम इस मोड वाली डेफिनेशन को ओपन करते हैं तो उससे यही चीज़ मिलती है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी हुई है ये क्या है, अगर हम इसको यहाँ से रीड करें, फॉर गिवन एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब कोई भी एप्साइलन दो अब जीरो से बड़ा, उसके लिए देयर एग्जिस्ट करेगा, उसके लिए एक नंबर एग्जिस्ट करेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर बोलो या फिर नेचुरल नंबर बोलो। तो कोई भी एप्साइलन दो ज़ीरो से बड़ा, उसके लिए हमें एक नेचुरल नंबर मिल गया m, और ये नेचुरल नंबर कैसा है, तो सच डैट, अब सच डैट के बाद ये वाली लाइन, सच डैट ए एन माइनस यू का मोड इज लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। और ये वाली जो डेफिनेशन बनी है ये किसकी डेफिनेशन बनी है, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन बनी है। दिस इम्प्लाइज जो सीक्वेंस ए एन है वो कैसी सीक्वेंस होगी, इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये सीक्वेंस बनेगी कन्वर्जेंट, और किस पे कन्वर्ज करेगी, इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेज टू यू। और ये किस पे कन्वर्ज करेगी, ये कन्वर्ज करेगी यू पे। ठीक है, तो हमारे पास जो सीक्वेंस थी ए एन वो कैसी सीक्वेंस थी,
ए एन कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस थी, साथ में बाउंडेड अबोव सीक्वेंस थी, तो हमने उसकी हेल्प से क्या प्रूफ कर दिया, ए एन सीक्वेंस है जो वो कैसी सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और किस पे कन्वर्ज करती है, वो यू पे कन्वर्ज करेगी, जिसमें यू क्या था, उसके रेंज सेट का जो सुप्रीमम था। ठीक है, अब इसी थ्योरम का एक दूसरा पार्ट है, इफ़ ए एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, इफ़ ए एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, एंड बाउंडेड बिलो, और साथ में क्या है, ये बाउंडेड बिलो है, देन इट विल कन्वर्ज टू इट्स, देन इट विल कन्वर्ज टू इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये किस पे कन्वर्ज करेगी, अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी। तो सेम स्टेप्स में चलेगी थ्योरम, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है, बस वहाँ पे सुप्रीमम था तो यहाँ पे हमें इन्फीमम का यूज़ करके इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो सिमिलर लाइंस पे पूरी थ्योरम चलेगी, आप पार्ट 1 की हेल्प से इसको ईजिली प्रूफ कर सकते हो। ठीक है।